चले ये बिल्कुल डिफरेंट चीज करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म थोड़ी सी रिवाइज कराता हूं। अगले 3 लेक्चर्स इन प्रिंसिपल मैं ये लेक्चर देना नहीं चाहता था जो अभी कोर्स करूंगा, क्योंकि इस पे मेरा 1.5 लेक्चर लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जिंदगी में ये एक दफा चीज कर लेनी चाहिए। ये वो चीज है जो आपको सारी जिंदगी आगे आपको बताएगी कि श्विंगर ने क्या कमाल किया। मैं बात करूंगा नॉन रिलेटिविस्टिक ग्रीन्स फंक्शंस की पहले, फिर मैं इनको लेके जाऊंगा रिलेटिविस्टिक केस। मैं 2 रिलेटिविस्टिक केस करूंगा, एक क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का ग्रीन्स फंक्शन या प्रोपिगेटर निकालूंगा, और फिर डिराक इक्वेशन का प्रोपिगेटर निकालूंगा। तो अगले जो कुछ लेक्चर हैं उनका सीक्वेंस देखने, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का प्रोपिगेटर, डिराक इक्वेशन का प्रोपिगेटर, एस मैट्रिक्स, चीजें मुकम्मल हो जाएंगी हमारे पास। एस मैट्रिक्स बताता है इधर से उधर जाते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या चीज लेके जाती है वो प्रोपिगेटर होता है। बस एक दफा ये चीजें हमें पता चल गई, देन फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मैट्रिक्स एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सके और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट कर सके। अच्छा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका हम क्वांटम फील्ड थ्योरी को लेके चले, फील्ड को क्वांटाइज करें, उसको वैक्यूम स्टेट से लगाएं, वैक्यूम से पार्टिकल्स बनाएं, या पार्टिकल्स को फना करें, इनिशियल स्टेट में खत्म करें, फाइनल स्टेट में पैदा करें। एक तरीका वो है। एक तरीका फाइनमेंट, एक तरीका जो प्रोपिगेटर थ्योरी है जो ज्यादा इंट्यूटिव है, मैं उसी को लेके चलूंगा और मैं प्रोपिगेटर थ्योरी से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आज के बाद जब भी मैं कोई कन्वेंशन यूज करूंगा तो मैं एक तो टाइम से ये जान छुड़ाना चाह रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल अगर फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल बैकवर्ड इन टाइम जा रहा हो, ताकि मेरी ये टाइम की कन्वेंशन खत्म हो। आने वाला एंटी पार्टिकल बिल्कुल ऐसे लगेगा, आने वाला पॉजिटिव बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जाने वाला। आने से मेरी क्या मुराद है, अगर एक डिटेक्टर पे लगा हुआ है, फर्ज कीजिए यहां से कोई चीज डिटेक्ट कर रही थी, तो इसमें मुझे आने वाला पॉजिटिव बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे जाने वाला इलेक्ट्रॉन है। और हमने देखा भी था मोमेंटम के साथ भी नेगेटिव साइन गया था, ताकि नेट मोमेंटम तो वैक्यूम का 0 था ना, एक पी और एक माइनस पी दिया था। अच्छा, अभी मैं थोड़ी सी मैं जिस चीज को मैं लेके चलूंगा वो सबसे पहले मैं नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स की बात करूंगा। मुझे काफी लिखना पड़ेगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आज की क्लास। मैं कोशिश करूंगा किसी, क्योंकि फिर अगली दफा फिर इतना ही कुछ लिखना, तो मैं लेकिन आपको इसका समझा दूंगा कि मेरी मुराद क्या है, और फिर आप बुक को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट नॉन रिलेटिविस्टिक। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं क्विकली इसको करूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स। अच्छा, ये जो है ना नॉन रिलेटिविस्टिक, अच्छा पहले तो बात है प्रोपेगेटर्स होते क्या हैं, जिन्हें पैगाम और रसां कहा है, इधर का पैगाम उधर ले जाना है ना। मैंने चुटकी बजाई, एक इवेंट क्रिएट हुआ, ऐसा हो सकता था कि इवेंट क्रिएट ही ना होता और आप सुन लेते। क्यों? मैंने चुटकी बजाई, मैंने जो मेरे रास्ते में हवा आती है उसको डिस्टर्ब किया, जो मेरी हाथ और आपके कान के दरमियान थी, साउंड प्रोपेगेट हुई और आपके कान में जाके अब्जॉर्ब। इसका मतलब है ये मेरा क्रिएटर है और आपका कान मेरा डिटेक्टर है। बिल्कुल पॉजिटिव को भी क्रिएटर और डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं। पॉजिटिव कहीं पे क्रिएट होते हैं और कहीं पे डिटेक्ट होते हैं। बिल्कुल जिस तरह सर्न में हमने किया, हमने कहीं पे कोई बीम बनाया, वहां से पार्टिकल्स प्रोटॉन को खींच के लाए उधर तक, जब प्रोटॉन को लाए तो उसको सर्कल में घुमाया हमने, जब घुमाया, जब उनको स्मैश कराया तो प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी खो गए, फना हो गए, उससे कई नए पार्टिकल्स बने। वो सारे पार्टिकल्स किधर गए? जो ही डिटेक्टर में हमने उनको ऑब्जर्व कर लिया तो खत्म हो गए। लेकिन सारे प्रोसेस में एक काम है, हमेशा हम पार्टिकल को फार इन द पास्ट पैदा करते हैं और फार इन द फ्यूचर डिटेक्ट करते हैं। क्यों? एग्जैक्टली क्यों? ये माइनस इंफिनिटी मतलब डिटेक्टर जो टाइम ऑफ कोलिजन है उससे बहुत परे पैदा होते हैं, उससे बहुत परे। क्यों? आपने थोड़ी देर पहले, कुछ लेक्चर पहले तो ये देखा था कि अगर पोटेंशियल वाली जगह पे हम देखते हैं तो वहां पर तो और बड़ी जिगलिंग चल रही होती है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते हैं। तो हम चाहते हैं सारी चीजें खत्म हो जाएं, उस वेवलेंथ से बाहर आ जाए हम, जो नॉर्मल वेवलेंथ था। इसलिए आप देखिएगा जिस पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही दूर जाके डिटेक्ट होता है। इसलिए जो सर्न के अंदर डिटेक्टर लगे हैं वो म्यू1 का एक डिटेक्टर है, कैलोरीमीटर लगा हुआ है। म्यू1 बिल्कुल दूर एंड कैप्स में जाके डिटेक्ट होता है। वो कहते हैं सारों से गुजर जाएगा, वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल उधर जाके मिल जाएगा। लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जो आपको क्लोज टू डिटेक्टर देखना पड़ता है, लेकिन वो काउंटर वेवलेंथ के करीब है, वो भी अच्छे खासे दूर हैं कंपेयर टू द पार्टिकल्स साइज।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी प्रोड्यूस द पार्टिकल्स फार इन द पास्ट एंड डिटेक्ट देम फार इन द फ्यूचर। ये एस मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे आज से 3 लेक्चर बाद फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोपेगेटर थ्योरी। अच्छा, प्रोपेगेटर थ्योरी मैंने क्या कहा था कि दो तरीके करने की, एक है फील्ड क्वांटाइजेशन करें जो क्वांटम फील्ड थ्योरी, दूसरा मैंने कहा था प्रोपेगेटर मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनहोमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन बाउंड्री कंडीशंस आपको पता होगी, एक तो मैंने बता भी दी ना, फार इन द पास्ट एंड फार इन द फ्यूचर वाले नॉन बाउंड्री कंडीशंस लेके आप सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं, यानी प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं बन पा रहे होते जब तक आप उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर सॉल्व नहीं करते। एग्जैक्टली पर्टर्बेशन थ्योरी का भी यही फ्लक्स नहीं है। अगर पर्टर्बेशन थ्योरी में आप एक पैरामीटर डालते हैं, जब पैरामीटर डालते हैं तो जितना पैरामीटर वो छोटा है बताता है किस ऑर्डर तक जाके आपने काम करना है। तो एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूं। पॉइसन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर्ड बाय, इलेक्ट्रिसिटी मेरी बहुत वीक है, तो डेल स्क्वायर्ड बाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। चले एक आज को एक एक्स वेक्टर का फंक्शन और वो बन गया 4/c सब बन गया। जब c बना तो 4 की क्या होगा। अच्छा, आपको पता है ना कि ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप इसके डायमेंशंस देखते हैं तो क्या है, 1 लेंथ स्क्वायर्ड है, लेकिन इसके डायरेक्शन 1 वॉल्यूम क्या है, क्यूब में है। तो डायमेंशन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो फाई के डायमेंशन देख सकते हैं कि फाई गोज एज 1/x है। पता है ना, पोटेंशियल हमेशा गोज एज 1 लेंथ ही होता है। अच्छा, ये एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है इसको पॉइंट चार्ज की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डिराक डेल्टा की मदद से। शाबाश, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही मैं एक सॉल्यूशन बना सकता हूं ग्रीन्स फंक्शन की मदद से। कैसे मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं जो ये हो कि डेल स्क्वायर्ड जी ऑफ एक्स वेक्टर, मैं लिखता हूं एक के ऊपर प्राइम और एक के ऊपर अनप्राइम। थोड़ी देर ख्याल करिए ताकि मैं चाहता नहीं कि मैं कोई नोटेशन ज्यादा करूं। मैं इसको ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूं, यूनिट सोर्स की फॉर्म में, पॉइंट सोर्स की फॉर्म में। सो डेल स्क्वायर्ड एक सोर्स जो एक्स प्राइम पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफ के बाद जो है सेमीकोलन के बाद जो लिखा हुआ है कॉलन के बाद सेमीकोलन, वो वहां उसका सोर्स है और यहां डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू का एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर प्राइम। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतना ही ठीक है जितना डेल्टा क्यू एक्स प्राइम माइनस एक्स है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन। इससे ये फायदा है कि आप रो को इन पॉइंट सोर्सेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर जी इज द ग्रीन्स फंक्शन। देखें, ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है। जब तक आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना, कोई ऐसा का फॉर्मल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ये वाला इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये वाला। सही है। तो ये पोटेंशियल एक्स है ड्यू टू द सोर्स है एक्स प्राइम। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं फिर फाई ऑफ एक्स को भी ये लिख सकता हूं कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू एक्स प्राइम, सारे सोर्सेज को जमा करूं जितने भी हैं, सारे एक्स प्राइम के ऊपर इंटीग्रेट करूं। कितने, कौन से सोर्सेज जो मेरे पास एक्स प्राइम पे पड़े हुए हैं, वो मैंने ग्रीन फंक्शन लिखा है पॉइंट सोर्सेज इनटू रो ऑफ एक्स प्राइम। एग्री करते हैं मेरी इस बात से कि ये फाई अगर मैं यहां रखूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? जरा देखें कैसे। अगर आप डेल स्क्वायर्ड फाई लें, बस मैंने समझ में बना ली होती जो चीज होती है, तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा, डेल स्क्वायर्ड तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है ना, एक्स प्राइम के हिसाब से, तो यहां क्या बन जाएगा, इंटीग्रल से आ जाएगा डेल स्क्वायर्ड जी ऑफ एक्स वेक्टर एक्स प्राइम सेंस। लेट मी रिपीट जो मैंने बात की, एक सोर्स था जो एक्स प्राइम पे था, ये बताता है, और एक्स पे मैंने उसकी वजह से इफेक्ट्स देखे। अच्छा, ऐसे सारे यूनिट सोर्सेज को मैंने जमा किया, कलेक्ट किया और सारे के सारे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने क्या किया था, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को छोटे पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में लिखा,
है ना, यूनिट चार्ज की फॉर्म में लिखा ना, अगर यहाँ ई लिख लेता हो जाता है। तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज डाटा फंक्शन, क्योंकि डाटा की डायमेंशंस 1 ओवर लेंथ क्यूब या डाटा क्यूब, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही बनता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से क्या जवाब आता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज डाटा क्यूब ऑफ एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर प्राइम। और आपको पता है कि ये डेल्टा फंक्शन हर जगह पे जीरो होगा सिवाय एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स, लेकिन मसला ये है कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स के लिए इनफाइनाइट की लाश है, लेकिन जैसी जैसी मर्जी मैं कर्व बनाऊंगा, अगर मैं उसको सारे अवेलेबल स्पेस में इंटीग्रेट करूंगा यूनिट प्रोबेबिलिटी होगी, वन आंसर आएगा। इसका मतलब जहां जहां पे एक्स प्राइम हो उस जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, एंड दिस बिकम्स माइनस रो एक्स। लेकिन इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है ना, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लिख दिया, और जो सॉल्यूशन आए वो ग्रीन्स फंक्शन। तो अभी आपको पता चलता है कि इसका रियल लाइफ में क्या फायदा है, प्रोपेगेटर थ्योरी से इसका क्या ताल्लुक है। क्या किया यार, तो प्रोपेगेटर स्टडी किया, कोई चीज एक्स प्राइम पे थी उसको आपने एक्स पे ला के देखा, कॉज एंड इफेक्ट हो गया ना, इवेंट डिटेक्शन जो मैंने शुरू में कही। एक्स प्राइम पे कोई चीज थी, आपने सारे एक्स प्राइम पे देख से उसका जमा सारे तो विद ऑल टोटलिटी सब कुछ जमा किया और आपने लाके उसको एक्स पे देखा, और वही कोई जो परेशानी हुई थी वो आपने रिट्रीव कर ली। इसका मतलब है अगर मैं किसी तरीके से जी ऑफ एक्स फाइंड कर लूं ग्रीन्स फंक्शन, तो मैं बता सकता हूं कौन सी चीज है जो मेरी सारी एक्स प्राइम के इफेक्ट्स को एक्स तक लेके आ रही है। यही है प्रोपेगेटर थ्योरी। आज मैं प्रोपेगेटर ही फाइंड करूंगा। सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक का, अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं। चलो क्लियर हो गया, मैंने ये जैक्सन से ये चीज की है, ये जैक्सन की कोचिंग उसी के चैप्टर है, वहां से मैंने वहीं से नोट किया जो पहला वो चैप्टर लिखता है। मैं अपनी पिछली रिवाइज करने के बाद इट्स चैप्टर 6 मैथ्स और इक्वेशन, चैप्टर 7 में एप्लीकेशन। अच्छा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ प्रोपेगेटर। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, तो मैंने अभी बात की है ताकि आपको ध्यान में रहे। प्रोपेगेटर थ्योरी में यह है कि हम मान के चलेंगे कोई वेव है जो बहुत माजी में पैदा हुई है और हमसे बहुत मुस्तकबिल में देखना चाहिए। हाउ इट प्रोपेगेटेड फ्रॉम फार इन द पास्ट टू फार इन द फ्यूचर। मैथमेटिक्स थोड़ा सा ट्रिकी है। हम ये मान के चलेंगे कि वेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वेव पैकेज है उसको हम हम कहेंगे एक पार्टिकल है जिसके साथ आपको पता है वेव एसोसिएट किया, तो हम वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह एक पार्टिकल है जो फार इन द पास्ट से आ रहा है और फार इन फ्यूचर जा रहा है, और कोई ना कोई स्कैटरिंग सोर्स हम लेंगे और देखेंगे स्कैटरिंग सोर्स उसके साथ क्या करता है, नॉन रिलेटिविस्टिकली क्या करता है और रिलेटिविस्टिकली तो और कमाल होता है। तो मैं अब इस चीज को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। आइडिया क्लियर हो गया। अ पार्टिकल or a wave packet is represented by the particles which is coming from far in the past and going in the far in the future. अगर पार्शियल एनालिसिस वाला है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। हाँ, अभी इसको पता क्यों आपको लग रहा है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में आप पार्टिकल्स को पैदा होता और मरता नहीं देख सकते, या वो स्कैटरिंग होगी। तो आज मैं सारे का सारा काम सिर्फ स्कैटरिंग वाला करूंगा। रिलेटिविस्टिक के लिए फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसको डायग्राम से बता दूंगा कि उसमें ये एक्स का इफेक्ट्स हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉन रिलेटिविस्टिक बड़ा कीजिए। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि अगर मुझे साई पता हो एक्स और टी के पास्ट में और मैंने लिखना हो साई को फ्यूचर में, तो क्या होगा, कैसे लिख सकता हूं, कौन बताएगा? आपका देखा वाला प्रिंसिपल है ये। और ये बात याद रखिएगा कि टी प्राइम जो है ना वो ये फ्यूचर और ये टी जो है ये पास्ट है। क्या कैसे लिखें? पहली तो बात है एक्स से जान शुरुआनी है, और क्या करूंगा? हाँ, आप पता चलेगा। इसने एक्स और टी से चीज ली और एक्स प्राइम और टी प्राइम पे पहुंचाई। आयोटा गाना क्यों जरूरी है जरा?
थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं ताकि तो यार मस्त साफ हो जाएगा उठा लगाने से काम रियल बनेगी सारी चीज। और वैसे भी वेव सॉल्यूशन के साथ हमें बड़ी अजीब सी आदत है उठाता है जब तो सारी वेव हाँ। बेसिक कॉम्प्लेक्स तो मैंने थोड़ी देर ख्याल जो होता है कि सेंस को भी बन जाए जब मैं इसको रखूंगा ना उसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन में तो सेंस मान क्लियर हो गई। ये पास्ट है, ये हाल है और ये माजी का चले ये कर फ्यूचर को छोड़ हाल ये है हम खड़े जो वहां पे तो ये वो चीज है जिसने एक्स और टी से चीज दी और एक्स प्राइम और टी प्राइम पे चीज की और मैंने सारे एक्स को जमा करके बिल्कुल वही सेंस मैंने यूज किया एग्जैक्टली वही सारे सोर्सेज को कलेक्ट किया जो डी क्यूब एक्स में आते थे उनकी इंफॉर्मेशन मैंने एक्स प्राइम पे पहुंचाई किस तरह पहुंचाई थ्रू दिस ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है जी सर इसी तरीके से टी पे इंटीग्रल क्यों नहीं लिया जाता मतलब टी को भी इसी तरीके से हमने टी पे इंटीग्रल क्यों नहीं लिया जाता हम लोग टी पे भी वर्क एक्स से एक्स प्राइम पे टी से जब टी प्राइम पे लेंगे तो टी पे नहीं फिक्स है ना माजी का टाइम फिक्स था मुस्तकिल का फिक्स है मैंने की कोई इंटीग्रेशन टी को भी टी प्राइम में कन्वर्ट करना है बेशक कर लेना बेशक कर ले मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जिस वक्त चीज पैदा हुई उसी वक्त नहीं देख सकता मुझे पैदाइश का टाइम और उसको देखने का वक्त दो मुख्तलिफ लेने पड़ते उसलिए मुझे उसको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली बन जाएगी फिक्र ना कीजिए क्योंकि मैं पता है रिलेटिविटी में स्पेस टाइम जुदा जुदा नहीं है खुद बहुत बन जाएगी देखिएगा थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम फोर डायमेंशनल वॉल्यूम बन सब कुछ बन जाएगा फिक्र ना करें हर चीज बनेगी खुद ब खुद। सर आपने कहा कि सोर्स एक्स प्राइम की है तो हाँ नहीं सोर्स एक्स पे है एक्स टी पे ये वाला और उसको मैंने एक्स प्राइम टी प्राइम तक लेके गया डू दिस डिटेक्टर बेसिकली एग्जैक्ट ये मुस्तकबिल में था ये मार्जिन था आपने ऐसी चीज पढ़ी हुई है वेव मैकेनिक्स हर नया पॉइंट अगले के लिए सोर्स की तरह एक्ट करता है हाइजेंस प्रिंसिपल एग्जैक्टली यही था वेव प्रोपेगेशन का प्रिंसिपल मैंने शुरू में लिंक किया वेव पैकेट से जानबूझ के कि वेव पैकेट है जो प्रोपेगेट करता है दिस इज द फेमस हाइजेंस प्रिंसिपल चलें हाइजेंस प्रिंसिपल को आप यूज करते हैं तो what is the Green's function then this Green's function is my problem अच्छा चलें सबसे पहले आसान काम करते हैं फ्री पार्टिकल के लिए फ्री पार्टिकल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजाद में जिधर बढ़ती जाए उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बोला उससे ज्यादा आसान कोई चीज हमारे पास थी नहीं सर लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी तो उसमें है नॉन नॉर्मलाइजेबल होता है हाँ लेकिन खैर है ना डिब्बों में बंद करके देखते हैं आप थोड़ा करते हैं कि पार्टिकल पैदा हुआ और कहीं तो कहीं ना कहीं तो उसके बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे ना मैंने जुमला शुरू में क्या बोला दीज आर इंटीग्रल इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री पार्टिकल को लेके चलना अदरवाइज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो चल ही जाएगा ना खैर कोई बात नहीं दिस बाउंड्री कंडीशन इंपॉर्टेंट सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल for particle creation and detection for particles creation okay so let's talk about a free particle बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है फिर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा लंबे इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी लेकिन समझ आ गई होता है एक फ्री पार्टिकल के लिए आपको पता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो साई है वो फाई है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स assume that the solution of Schrödinger equation is phi and the corresponding propagator is and the corresponding Green's function को मैं आप GF लिखूंगा ठीक है so the corresponding Green function is G0 जीरो नीचे लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है जीरो लिखने का पर्पस ये है कि ये फ्री पार्टिकल आप में से मुझे अब मैं क्या करूंगा मैंने फ्री पार्टिकल लिया मुझे सोर्स चाहिए ना पार्टिकल को छेड़ने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए तो मैं कहता हूं चलिए ये फ्री पार्टिकल जो आ रहा था ना मैंने इसको एक सोर्स से स्कैटर कराया और वो सोर्स इस तरह का है कि एक सोर्स मैंने लगाया उसको एक पोटेंशियल Vx1P1 क्योंकि फ्री था तो उसको किसी ने किसी चीज से इंटरेक्ट कराना था तो मैंने कहा Vx1P1 एक सोर्स है जो कि ऑन होता है पर
for a small time t1, यानी बहुत थोड़ा सा टाइम के लिए सोर्स ऑन होता है। ऑन हुआ फिर मैंने फौरन ही ऑफ कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर ऑन करके रखूं तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनने का डर पैदा हो गया, तो ऑन किया और छोड़ दिया ताकि स्कैटर हो जाए। ठीक है, और ये इस तरह है कि अगर टाइम t1 से जरा भी ज्यादा हो ना, यानी v ऑफ x1 t1 प्लस डेल्टा t1 हो ना, ये t1 में जरा भी कोई टाइम ऐड हो तो सोर्स बंद हो जाता है। क्या हुआ, मैंने सोर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया t1 के लिए और फिर साथ ही बंद कर दिया। एक लेट मी रिपीट वंस अगेन, एक फ्री पार्टिकल था जो आ रहा था, मैंने उसको किसी ऐसे सोर्स से इंटरेक्ट कराया, स्कैटर कराया, जो बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था। अगर ज्यादा देर के लिए ऑन होता तो फिर तो उसके इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहता। बस मैंने थोड़ा सा ऑन करके छोड़ दिया, बंद कर दिया, ताकि उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा वक्त वो ना। बिल्कुल आसान सा काम का, सोर्स भी थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, पार्टिकल भी आगे उससे इंटरेक्ट। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन एच साइड फ्री पार्टिकल है और जो अच्छा देखिए, ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, एच बार को तो मान करें ना, आयोटा डी बाई डी t1, ये t1 वो है जब सोर्स मौजूद, जब थोड़ी देर के लिए सोर्स ऑन हुआ, ये वाला डी बाई डी t1 माइनस एच नॉट, ठीक है, इनटू साई ऑफ, क्योंकि अब ये फ्री पार्टिकल वाला फाई नहीं है, साई ऑफ x1 t1 इज इक्वल टू v नॉट, सॉरी v ऑफ x1 t1 साई ऑफ। एग्री करते हैं इस बात से? ये t1 बहुत थोड़े टाइम डेल्टा t1 के लिए आ गया। अपने हैमिल्टोनियन सिर्फ वो फ्री पार्टिकल वाली मैं अभी बताऊंगा। दिस इज पर t1 इज इक्वल टू डेल्टा t1, ये बहुत थोड़े टाइम डेल्टा t1 के लिए ऑन हुआ, बहुत थोड़े टाइम के लिए, और अदरवाइज ये चीज जीरो ही थी अगर t1 था वो नॉट डेल्टा। तो ये एक इक्वेशन है जो, अब आप देखें, अगर ये चीज ना होती, साई किस में कन्वर्ट हो जाता? फाई में कन्वर्ट हो जाता, फ्री पार्टिकल बन जाता। इसका मतलब है ये साई और फाई मुख्तलिफ है अगर सोर्स है, अगर सोर्स नहीं है तो साई और फाई सेम। मैंने कहा सोर्स के साथ जब उसने इंटरेक्ट किया तो अब उसके सॉल्यूशन फ्री पार्टिकल वाले नहीं रहे, अब साई में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। और तब्दीली कैसे मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्री सॉल्यूशंस? जुनेद कोई हिंट कैसे लिख सकता हूँ? इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, उसकी एनर्जी का फर्क पड़ेगा। हाँ, ये कोई समझ आ गई आपको? ये नहीं, अगर ये देखें, फर्ज करते हैं टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया, पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल वो थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, जितनी देर के लिए ऑन हुआ तो उतनी देर में उसका इन्फ्लुएंस रहा, जब ऑफ हो गया जवाब जीरो है। जब जवाब जीरो है तो इसका मतलब है कि साई किस में कन्वर्ट हो गया था? फाई। ठीक है, तो मैं कुछ परेशान हूं। अच्छा चलो, अगर आप इसी इक्वेशन को देखें तो मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि साई को मैं लिख सकता हूं इन टर्म ऑफ फाई, साई ऑफ x1 t1, ये कोई इतना नहीं बदलेगा कि उस टाइम के ऊपर फाई के बराबर होगा जो फ्री पार्टिकल था, प्लस उसमें स्मॉल चेंज, इतनी स्मॉल है कि अगर मैं टाइम को थोड़ा सा t1 से ज्यादा कर दूं तो ये चेंज खत्म ही हो जाए, थोड़ा सा भी इसको ज्यादा कर दूंगा t1 से, यानी t1 प्लस डेल्टा t1 पे चला जाता है तो ये खत्म ही हो जाता है, डेल्टा साई वाला। ठीक है मनहार? चलो, आप में से फिर कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं अगर इस इक्वेशन को यहां रखूं तो क्या जवाब आएगा? हाथ खड़ा करें, रखते हैं पहले, आयोटा डी बाई डी t1 माइनस एच नॉट, साई की जगह मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ x1 t1, बस यार लिखना बहुत पड़ेगा x1 t1 प्लस डेल्टा साई, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो केयरफुली देखिएगा, ये 1 2 अगर ना लिखे ना नीचे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दिस थिंग इज इक्वल टू v ऑफ x1 t1 into फाई ऑफ x1 t1 प्लस डेल्टा साई ऑफ x1 t1। अब मैं मिटा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड आ जाएंगे।
आप में से मुझे को बताएगा जब ये इस पे एक्ट करेगा तो क्या जवाब देगा? वो 43 नहीं, जब ये इस पे एक्ट करेगा क्या जवाब देगा? जीरो देगा। फ्री पार्टिकल के लिए तो 8 d by dt psi is equal to फ्री पार्टिकल है ना, फ्री पार्टिकल के लिए तो h phi is equal to iota d by dt phi। टाइम डेरिवेटिव लेते या हैमिल्टोनियन लगाते सेम ही चीज जवाब होता है। तो इसका मतलब ये तो जीरो है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, वो क्या बन गई? आयोटा। सो इसकी जगह फिर क्या बन जाएगा सिर्फ? सो दिस इज इक्वल टू आयोटा d by dt1 माइनस h नॉट डेल्टा साई x1 t1। बाकी से राइट हैंड साइड पर है, उसकी जरूरत नहीं है, दोबारा लिखने की वो वही है जो है। ये क्लियर हो गया सब? क्यों जी वशमान, ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? ये मैंने जब इस पे एक्ट किया तो जवाब जीरो आ गया। मुझे जिस जिसके नाम अब याद आते जाएंगे वो बोलता जाऊंगा, ठीक है? जो पेपर ले चुके हैं याद। अब मैं मिटाता हूं जरा, ज्यादा बहुत चाहिए होगा ना मुझे। अच्छा, आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इस इक्वेशन को मैं अगर इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाता एच नॉट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, एक बात मुझे पता है कि ये इसके इसमें बहुत छोटा है, अगर वक्त ज्यादा गुजर जाए खत्म हो जाएगा ये। सिमिलरली एच नॉट डेल्टा साई भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का कुछ टाइम के लिए ऊपर होगा जो t1 प्लस डेल्टा t1 तक का, उसमें सिर्फ t1 के लिए टर्म आएगी, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t1 के लिए पोटेंशियल जीरो हो गया। याद है मैंने लिखा था कि पोटेंशियल वैनिश कर देगा अगर वक्त t1 प्लस डेल्टा t1 होगा। तो आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा काम करने वाला है, उसके बाद एक बहुत बड़ा शुरू होने वाला है, और कंसेप्चुअली फिर काम खत्म है, फिर मैथमेटिकल है। कितने लोग एग्री करते हैं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आयोटा d by dt1 डेल्टा साई x1 t1 इज इक्वल टू, पहली तो बात है मैंने इस टर्म को तो मैं इग्नोर कर लेता हूं, फाइव होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पुट कर दिया ना सारी चीजों। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं फिर इज इक्वल टू b of x1 t1 into phi of x1 t1 डोमिनेंट टर्म की गई वाली प्लस h नॉट डेल्टा साई ऑफ x1 t1। अच्छा, मजे की बात है, ये भी स्मॉल करेक्शन ही है इसमें, है ना? थोड़ी सी अगर मैं चाहूं तो इसको भी इग्नोर कर सकता हूं इसके मुकाबले में, क्योंकि फाइव डोमिनेंट टर्म। ब्यॉर्कन पता क्या लिखता है एक ही लाइन में, कहता है इक्वेशन जो भी उसका नंबर है दोनों तरफ से इसको इग्नोर कर दें, लेकिन मैंने आपको खोल के दिखा दिया वो क्यों कहता है कि इस तरह लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में फिर क्या बन गया अब आपके पास? अगर आप एक्चुअल मेरी ये इक्वेशन देखें ना, तो ये एक्चुअल पता क्या लिखा हुआ है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक लेता हूं। मैं इस टर्म को ड्रॉप करता हूं और फिर लेता हूं। रीड एंड साई वाली टर्म पे खत्म कर, जी जी, रीड एंड साई वाली टर्म पे खत्म कर। अगर आप ना भी करते ना, आप एच नॉट को इधर ले आते, तब भी सारे का आंसर बहुत छोटा हो कंपेयर टू 500, किसी के मुकाबले में नहीं होता, वैसे नहीं आता। 5 वाली डोमिनेंट फर्स्ट ऑर्डर की बात है। तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि टू द फर्स्ट ऑर्डर मैं इसको इनको ऐसे लिख सकता हूं? आप अगर मैं इसको तरीका ये था कि इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाता, इंटीग्रेट कर देता। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पे मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू आयोटा d by dt1 डेल्टा साई, सिर्फ डेल्टा साई को x1, क्योंकि मुझे नहीं पता टाइम इसके साथ क्या छेड़ाछाड़ी करता है, मुझे पता स्पेस इसको खास छेड़ाछाड़ी नहीं करता। दिस थिंग इज इक्वल टू v ऑफ, जुनेद आप आपको आयोटा की समझ आ गई क्यों आए?
आप जब उधर आयोटा होगा ना तो खत्म हो गया। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं इसको ये लिख सकता हूं? सो दिस इंप्लाइज दिस डेल्टा साई, स्पेस तो नहीं बदली, वो वही रही, टाइम हो गया t1 प्लस डेल्टा t1। मैंने इंटीग्रेट किया इसको t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 तक। क्या आंसर आ गया इसका? तो ये प्राइम नहीं है जी ये प्राइम नहीं है वो तो गलती से नहीं, ये मिटाया तो मिटा नहीं, मिटाने का प्राइम कुछ नहीं आएगा, प्राइम जब आएगा तो नजर आएगा। मैंने कहा ये डोमिनेंट टर्म इसको कवर बहुत छोड़ असम्पशन में सेकंड टर्म ये स्मॉल चेंज थी ना, ये उतनी देर के लिए हुई थी जब वी ऑन हुआ और वी बहुत थोड़ी देर के ऑन हुआ और बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं लेंगे, बहुत बड़े पोटेंशियल लेंगे तो नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं रहेगा, पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा तो फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो इसलिए वी भी ज्यादा है। अच्छा, क्या इसके बराबर है या नहीं है? दिस इक्वल टू माइनस आयोटा वी, मुझे लिखने दें फिर मैं आपको बताता हूं क्या है। x1 t1 इस आयोटा को दूसरी तरफ ले आया हूं, फाई और ओप्स एक चीज गलत नहीं कर रहा, यानी ठीक है फाई ऑफ x1 ही लिखें, फाई ऑफ x1 t1 को मैं जो आप कह रहे थे, क्या ये कोई ठीक लिखी हुई या नहीं लिखी हुई? ठीक लिखी हुई या नहीं लिखी हुई ये बताएं। अगर मैं इसको उठा के उधर ले स्मॉल चेंज देखूं जो डेल्टा t1 के ऊपर थी तो उसका जवाब ये नहीं होगा। क्या किया मैंने? डेल्टा साई x1 t1 प्लस डेल्टा t1, ये क्या मतलब है? अगर मैं t1 डेल्टा t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 पे क्या इफेक्ट आया है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैंने टाइम स्टेप से मल्टीप्लाई करा, इसको उठा के और स्मॉल टाइम। अगर मैं वापस वही फार्मूला यूज करूं ना, f of x minus f of x plus h minus f of x over h goes to 0, वापस मेरे पास डिफरेंशियल मान जाएगा। मैंने स्मॉल डिस्क्रीट स्टेप्स के लिए कर दिया है, ठीक है? जो आप कह रहे थे कि टाइम किधर से आएगा, टाइम आ गया आपके पास, ये स्मॉल स्टेप्स के लिए है। डिफरेंशिएशन को अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं तो इस सारे को उठा के सिर्फ आप डेल्टा t1 के ऊपर चेंज देख सकते हैं किसके बराबर। अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहें तो आप इधर भी इंटीग्रेट करें, इधर भी इंटीग्रेट करें फ्रॉम t1 टू डेल्टा t1 टू t1 प्लस डेल्टा t1 तक आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन फिर आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कोई और रखना पड़ेगा। मैं उसके पे मैं सिर्फ स्मॉल चेंज देख रहा हूं साई में, जो जब टाइम t1 से t1 प्लस डेल्टा t1 हुआ, डेल्टा t1 वो टाइम था वो थोड़ी देर के लिए जिसमें सोर्स ऑन हुआ था, एक दफा टाइम वो गुजर गया तो सोर्स खत्म हो गया, तो ये सोर्स की मौजूदगी का टाइम था। कोई सवाल यहाँ तक? ये इंटीग्रल नहीं होना चाहिए इस साइड में। मैंने छोटे स्टेप्स में इंटीग्रल क्यों? डिस्क्रीट स्टेप्स का यही तो फायदा है, जो आप चीजों को डिस्क्रीट स्टेप में करते हैं, अगर कंटीन्यूअस करता हूं तो इंटीग्रल होता है। अगर डेल्टा टी को मैं छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ूं तो मैं इंटीग्रल लिखूंगा, कोई मसला नहीं। तोड़ूंगा इसको, फिक्र नहीं, ठीक है? कोई सवाल, कोई डाउट क्लियर है सर? मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर मैं यहां लिखता टी प्राइम, इधर भी टी प्राइम लिखता, डी टी प्राइम पे इंटीग्रेट करता, डी टी प्राइम को t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 तक करता, एग्जैक्टली दोनों तरफ मुझे सेम काम करता। मैंने वो नहीं किया, मैंने देखा डेल्टा साई कितना चेंज होगा जब टाइम t1 से डेल्टा t1 होगा, तो आपने कहा ये चीज टाइम डेल्टा है, बस स्टैंडर्ड जो बचपन की कैलकुलस है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो साई के अंदर एक एडिशनल चीज प्रोड्यूस कर देता है ना? फाई के अंदर एक एडिशनल चीज जब स्कैटर हुआ तो ये जो पोटेंशियल था जो डेल्टा t1 के लिए ऑन हुआ, उसने फाई के अंदर एक एडिशनल चेंज प्रोड्यूस कर दी है, डेल्टा साई। मैंने डेल्टा लिखा है, बियॉर्डन इसको साई लिखा है, मैंने डेल्टा इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि एक चेंज है, ठीक है? कोई फर्क नहीं है, एक दफा अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर। फ्यूचर के लिए मैं क्या करूंगा? अब मुझे डेल्टा साई पता चल गया, अभी क्या है, फ्यूचर के लिए क्या करूं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर दें। एग्जैक्टली, एक दफा मैंने चेंज उसको प्रोटॉन को दौड़ा लिया एक्सेलरेटर में लाके, अब मेरे लिए खैर है। अब मैं अगले पॉइंट पे क्या होगा, अगले पॉइंट पे वो सोर्स एक्ट करेगा उससे अगले के लिए, उस पॉइंट पे वो सोर्स एक्ट करेगा उससे अगले पॉइंट के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता
क्या मुझे अगर फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि डेल्टा साई अरे हर पॉइंट पे एक फाइनाइट पोटेंशियल है, हर पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल है। नहीं फिलहाल तो फर्स्ट ऑर्डर तक ही कर। नहीं पोटेंशियल हमने ऑन किया था ना प्रोपोगेट करवाने के लिए, फिर हम दोबारा ऑन करेंगे। फिर हम मैं बताऊंगा अगर हर स्टेप पे ऑन करना पड़े, एक जगह पे ले आएंगे फिर ऑन करना पड़ेगा अगली जगह पे लेके आने के लिए, फिर ऑन करना पड़ेगा अगली जगह पे लेके आने के लिए। मैं उस पे आता हूँ। यही तो मैंने कहा था लंबी चौड़ी इक्वेशन है, बाकी तो कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल। अच्छा इस इक्वेशन को जरा पढ़ना सीखिएगा d3x1। मैं हमेशा इसको गलत तरीके से पढ़ता था, बस एक सिर्फ आपने इसको रीड करना सीखना है। एक दफा देखिए कंसेप्चुअली रीड हो गया तो बाकी कोई मसला नहीं रहेगा। ये कह रहा है कि एक सोर्स का समझ लीजिए आप, जो x1 t1 पे है उसको x प्राइम t प्राइम पे देखना है। तो ये प्रोपेगेटर है, जीरो तो लिखा क्योंकि फिलहाल में फ्री पार्टिकल की बात है। इस प्रोपेगेटर ने x1 t1 से चीज को पकड़ा और x प्राइम t प्राइम पर ले आया। स्टैंडर्ड ग्रीन फंक्शन की टेक्निक है। बस अब तो आपने सारा काम किया हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर पे तो आपने ये लिखा हुआ है। क्या है ये, क्या आंसर आएगा सर? डेल्टा साई x प्राइम t प्राइम। लो भी जुड़े, तुम्हारा योटा का मसला हल हो गया। ये होगा इस माइनस योटा के साथ मिलके प्लस। बस मैंने क्या कहा था, श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है इसे लगाना पड़ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d3x प्राइम d3x1। सो ये प्लीज केयरफुली लिखवाइएगा, g0 x प्राइम t प्राइम x1 t1 v into x1 t आप तो जितने मर्जी डालते जाए ना सोर्सेस, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया हमारे लिए। फिर फाइव को मैं चेंज करूं x1 वाले को अब x2 तक, जो आप कह रहे थे कि कराना चाहूं t2 बड़ा है t1 से करा दूं, फिर अगले को कराऊं। तो ये कैसा नहीं लग रहा जैसे इटरेटिव सॉल्यूशंस बन रहे हैं। वो लिखना है डेल्टा t1 वो जरूर लिखना है, वरना सब गलत हो जाएगा। बिल्कुल वो टाइम स्टेप जिसके लिए वो चीज ऑन हुई थी वो तो जरूर रखते हैं साथ। बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि t1 प्लस डेल्टा t1 को ना t1 लिखा है, ताकि है तो मेरे पास चेंज ही है यार। t1 प्लस डेल्टा t1 को कोई नया नाम दे सकता था, मैं t1 प्राइम भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा t1 लिखा। याद नहीं था यहाँ पर t1 प्लस डेल्टा t1 का, यहाँ पे t1 प्लस डेल्टा, तो मैंने छोड़ t1 प्लस डेल्टा t1 इस t, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो स्टेप करता है, कोई बात नहीं, रीडिफाइन कर सकते हैं आप चीजों को। इसका मतलब यह है कि अब आप एक आर्बिट्रेरी वेव पैकेट को, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिर्फ साई को देखा है। मैं आपसे ये भी डेल्टा साई को देखा है। आपको पता है साई किसके बराबर था? 5 प्लस डेल्टा साई। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं ये क्या होगा? हाथ खड़ा करना है। साई एंड एक्स प्राइम एंड टी प्राइम। यकीन करें कोई मुश्किल चीज नहीं जो अभी तक हमने की है। क्या होगा? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कोई? फ्री पार्टिकल का तो हो भी बहुत पहले। चलिए यहां पर 5 का एक्स प्राइम और टी प्राइम प्लस यहां क्या होगा? डेल्टा साई। नहीं तो हम यहां मान के चले कि जहां पर भी चाहिए, जहां जिस मर्जी स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर आप उसे देखेंगे वो फ्री पार्टिकल प्लस उसके अंदर चेंज होगी जो स्कैटरिंग की वजह से आ रही है। अब आप यहां ये तो निकाल चुके हैं ना, क्या निकाला है आपने? डेल्टा साई की जगह दोबारा सारा कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं अब इसको इस तरह करके लिख देता हूं d3x1, ताकि भूलू ना टाइम स्टेप लिखना, डेल्टा t इनटू g0 x प्राइम
टी प्राइम x1। अच्छा, जब मैं ये अंडर ग्रेजुएट की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ तो वहां पर मैं ये जरूर कराऊंगा प्रोपेगेटर क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट कोर्स है उसके अंदर, जब भी कभी कभी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा इनटू v ऑफ x1 p1। अच्छा, अगर आप ग्रिफिथ को जाके देखें ना, उसको लिबॉफ की बुक को, तो वो के से लिखता है सारी जी की बजाय, Yes. है सारे का सारा उसको ये कर्नल के लिए। हाँ कर्नल के, और ये कर्नल ये स्कैनर। सो दिस इज फाई ऑफ x1 p। आप लोग मेरे से तहरीर करते हैं या मैंने कुछ गलत लिखा है? देखें कैसे रीड करना है, आखिरी दफा रीड कर रहा हूं इस दफा। x1 p1 से कोई चीज प्रोपिगेट हुई x प्राइम p प्राइम, ये वो प्रोपिगेटर है। पोटेंशियल जो था वो x1 t1 पे आपने x1 पोजीशन पे t1 टाइम के लिए ऑन किया, और ये t1 क्या था, t1 प्लस बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल यही बनती है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी चीज बनती है। तो मैंने क्या कहा था, परटर्बेशन थ्योरी यूज नहीं करूंगा। हाँ, ये दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर टर्म इन द बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन। बिल्कुल बॉन्ड इसलिए नहीं कि दोनों तरफ साई स्टार साई बीच में ना हम थोड़ा सा पसंद आता था, लेकिन दिस इज अ बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन, आई एग्री। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन किसी स्मॉल पैरामीटर में नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन एक ऐसे पोटेंशियल में जो बहुत थोड़ी देर के लिए आना, देखिए आपने डेल्टा T1 साथ साथ चले आ रहा है, ये डेल्टा T1 वो है जिसमें पोटेंशियल ऑन हुआ है। उनके स्कैटरिंग वाला पोटेंशियल भी इस तरह ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही All होता है। time के लिए on होगा। है ही नॉन रिलेटिविस्टिक, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन नॉन रिलेटिविस्टिक है, कोई रिलेटिविस्टिक हो नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर 2 दफा स्कैटर कराऊंगा तो क्या होगा, या अगर आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दें तो मैं इसको एक आखिरी दफा और आसान कर जुबान में लिख सकता हूं। इसको भी मैं प्रॉपर ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, कौन बताएगा? भाई हाँ, कैसे लिख सकता हूं इसको? पता चलते हैं आप लिखवाएं ना जरा। अरे पास से कोई इसका प्रोपेगेटर बनेगा, जी, पीछे से कोई इसका प्रोपेगेटर बनेगा, पीछे से आप कहाँ से लेके आओ उसको प्रोपेगेटर में? लेकिन ये तो फ्री पार्टी की तरफ से। हाँ, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बोले शाबाश। G0 x प्राइम t प्राइम x और t से लेके चला नहीं, इसके लिए तो प्रोपेगेटर की जरूरत नहीं होती है, फ्री पार्टिकल है के लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही करता रहेगा। लेकिन हम t के लेके चले थे, t प्राइम तो हमारा बात कर रहा है। अगेन फ्री है, फ्री पाथ है उसका जो आगे चल पड़ा है स्कैटर होने के बाद, लेकिन ये वो फ्री नहीं जो पुराना है, इसमें भी कोई ना कोई ट्रेस मौजूद है ना। देखो ना, ऑन हुआ पहले फ्री था ना, एनर्जी और मोमेंटम के एग्जैक्टली कुछ ना कुछ बदला उसका, जब वक्त बदला तो dy/dt आ गया और साथ में x भी बदल गया उसका, क्योंकि जगह बदली तो सब कुछ बदल गया ना। श्रोडिंगर इक्वेशन यही तो बताती है ना। प्लस ये टर्म उसी तरह प्लस, या ये बार ना ही लिखवाएं मुझसे लोग, ये टर्म उसी तरह है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा देखिए ना आपको क्या हुआ है इस वाली चीज का, आपने बड़ा कमाल किया है। अगर आप थोड़ा सा रोल करें, हम आएंगे हैं क्या करूं? एक ही डायग्राम। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, 1 हटा देता हूं और xt लिख दूंगा उसकी जगह। खैर क्या फर्क पड़ता है ना? इसकी जगह 1 हटाता है xt लिखता तो यहाँ भी xt आ जाता है, यहाँ भी xt आ जाता है, सारा कुछ मसला हल हो जाता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? सो आई कैन राइट, कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आयोटा v3x, ओ सॉरी, आयोटा काम करेगा मुझे, आयोटा 3x G0 x प्राइम t प्राइम x t। अब x और t पे पैदा हुआ और x प्राइम t प्राइम पे देखा लिया, प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर माइनस आयोटा मुझे लिखना पड़ेगा, आयोटा इंटीग्रल
ये वाला लिखना है। ओ सॉरी, एक सेकंड अभी होल्ड एक गलती कर गया, एक गलती कर अभी से है, मैं सहयोगिता का मसला दिखाता हूं। प्लस के साथ भी लिख रहा हूँ आयोटा से जांच होनी चाहिए ना, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ आयोटा इंटीग्रल d3x g0 x1 t1 x और t। क्या पता चला हमें? हमने ये देखा कि x और t पे असल में ये था, पहले हम खुद ही इसको x1 t1 पे लाए थे और अब हम इसको देख रहे हैं x1 x प्राइम t प्राइम। x t पे को पार्टिकल था, x1 t1 पे उसको स्कैटर कराया हमने और x प्राइम t प्राइम पे जाके देखा हमने उसको। तो अब आप देख सकते हैं कॉमन जो लेना चाहिए, तो मुझे पहले डर लग रहा था ना आयोटा की वजह से, आयोटा इंटीग्रल, अच्छा d3x सबसे कॉमन है इनटू, जब जरा देखें क्या बन गया, g0 x प्राइम t प्राइम x। सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, t छोटा है t प्राइम से, बस आप हमेशा माजी में कोई चीज करते हैं और फ्यूचर में देखते हैं प्लस। अच्छा ये अगर आप चीज भी आके ना घर में देखेंगे ना जाके, तो पहले बड़ी हॉरिबल सी लगेगी आप, लेकिन आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जाकर तो आसान पड़ेगी। d क्यूब x1 इंटू g0, ये मैं आपको इसको भी पढ़ना सिखाता हूँ क्या है, x प्राइम t प्राइम, क्योंकि अगली टर्म आपने मुझे इंट्यूटिवली लिखवानी है, x1 t1 v अप x1 t1 इंटू g0 x1 t1 x and t। देखिए ये बड़ा फायदा हुआ ना, आपका सॉल्यूशन वापस आपके हाथ में आ गया। IFXT माजी से चले थे, उसे किक दिलवाई आपने x1 t1 तक, x1 t1 से फिर आप उसको ले गए x प्राइम t प्राइम तक। पढ़ना इक्वेशन को आसान लग रहा है ना, x t पे था, x1 t1 पे लेके गए, x1 t1 को से क्लिक दिलाई, स्कैटर कराया, x प्राइम t प्राइम पे ले, परफेक्टली फाइन। कितना इंट्यूटिव पिक्चर है ये, कोई जरूरत नहीं आपको पड़ी वो सारी फील्ड थ्योरी के ऑपरेटर्स लगाने की, ये इधर से उधर कैसे पहुंचा, फॉरवर्ड इन टाइम। सिर्फ एक आपने एक कंडीशन लगाई कि हर काम मुस्तकबिल में करना है, पहले के बाद एक जो जिस जगह से आपने उसे चलाया बाद का टाइम पे ही उसे आपने जो करनी है छेड़छाड़ करनी है, यानी हर नया टाइम जो है पिछले का कि पिछला टाइम माजी होगा। अंडरस्टूड है? मेरा ख्याल है मैंने ठीक ही लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा अगर आप देखें तो ये इक्वेशन किस में बदल गई है, वो इक्वेशन जो आपकी फाइव में थी वो इक्वेशन अब आपने प्रोपेगेटर में लिख दी है। आप देखें ना, अगर मैं इसको हटा भी दूं दोनों तरफ से, तो ये इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूं ना ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म लिख सकता हूं ना। तो ये ग्रीन्स फंक्शन की जो इक्वेशन बन गई है वो देखें जरा क्या बन गई। इसके लिए मैं कह रहा कि ये g0 होगा, आप यकीन करें इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं आयोटा इंटीग्रल d3x v अप x प्राइम t प्राइम x एंड t सारी ओ सॉरी अच्छा जो भी लिखना चाहता क्या लिखा, फाइव एफ एक्स लिखा क्या है, फाइव एफ एक्स लिख सकता था जो चाहे साई एफ एक्स, और मुझे पता है डोमिनेंट की साई ऑफ एक्स टी फाइव एफ एक्स टी क्या हो जाता अगर जी जीरो हो जाता। इसका मतलब है मेरी ये जो इक्वेशन है ये ग्रीन्स फंक्शंस की इक्वेशन बन गई है ना। अगर इस साई को मैं वापस फाइव लिख दूं, ये भी जीरो लिख दूं, तो मेरे पास सारी की सारी जो इक्वेशन है वो जो मैंने पहले लिखी थी वो इक्वेशन मेरी फंक्शन की इक्वेशन बन गई। एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते आप?
अगर नहीं करते तो प्लीज बता दें। अगर सर हम शुरू में एक चीज़ ये कही थी जो फाई है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो हम अभी जो प्रोपेगेट कर रहे हैं हाँ वो नहीं, फाई चेंज नहीं होगा अगर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अगर वो पोटेंशियल लगाएंगे तो तब्दीली को आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, सारी बात ही दिया X1 T1, उसे झटका दिया हमने, एक पल्स दी है उसको, तब ये सारा कुछ हुआ है, वरना नहीं होगा। अब आप ये किस तरह की इक्वेशन बन गई है भाई? इटरेटिव इक्वेशन बन गई है अब आपके पास। तो अगर ग्रीन्स फंक्शन की इक्वेशन आप देखें तो ये नहीं बन चुकी। अब नया काम जो करूंगा बड़ा मैं आसान सा काम करूंगा, जरा देखिएगा। मैं इस इक्वेशन को मजीद फैला सकता हूँ, जितना चाहें आप मुझसे फिर इस इक्वेशन को फैलाना, मैं फैलाता रहूंगा। एक सर्कल के अंदर और आता है। एक इंटीग्रल के अंदर और इंटीग्रल आते जाएंगे। इस फाइल को मैं अब x2 के लिए लिख सकता हूं, है ना। एक और ग्रीन्स फंक्शन लिखूं जो xt से x2 पे लाए पहले, लेकिन मुझे पता है x2 पे लाया तो कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, मैं एक स्टेप और करता हूं, एक दफा इस इक्वेशन को मैं और लिखता हूं जरा, फिर आपको आगे हो जाएगा। लेकिन प्लीज अगर यहां तक कोई सवाल है, कोई डाउट है अगर यहां तक, तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है, अगर आप मुझे कहेंगे वो सारा कुछ दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज जिंदगी में एक दफा सीखना जरूरी है। हाँ हाँ, परटर्बेशन थ्योरी में परटर्बेशन पैरामीटर होता है, यहाँ स्मॉल जब बनते हैं यहाँ ओके जी सर। स्मॉल टाइम क्या है, परटर्बेशन के लिए पैरामीटर चाहिए होगा। प्लीज कोई सवाल है अगर तो पूछ लें, कोई चीज अगर नहीं क्लियर, मैं सारी की सारी चीजें रिपीट भी करूंगा। जिंदगी में ये एक दफा चीज सीखनी है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें ना, then you can write g of x prime b prime is equal to, इसके लिए आप वापस phi x t लिख सकते हैं, p वाला को ये g 0 बन जाएगा। सर ये जो लास्ट ये वाला ये इसी जगह लिखा है ना, हमें पता है हर phi x t को लिखा जा सकता है, जिससे ये लिखा जी सर, लेकिन x और t वो कौन सी पोजीशन है शुरू वाली? यहां से पैदा हुआ, यहां देखा गया। हमेशा ग्रीन्स फंक्शन में जो पहली चीज आती है, इस कॉलम से पहले जो आती है वो होती है जहां जो मुस्तकबिल होता है, और ये मास्टर x t में पैदा हुआ, x1 t1 पे देखा गया। ठीक है, x1 t1 से हमने उसके एक्सपोनेंशियल से स्कैटर कराया गया और x प्राइम t प्राइम तक पहुंचा। ठीक है, सर जो साई इफेक्ट थी हमने अज्यूम किया ना वो पूरी पड़ी थी phi of x t, यस phi of x t वो चेंज कैसे हो रहा है? या पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जब लगाया तो हमने चेंज डेल साइड लगाया, हाँ हाँ, तो उसको तो हम ऐसे ही उसमें भी चेंज नहीं नहीं, ये डेल्टा साइड तो पहले पूछ किए फाई एक्स प्राइम बी प्राइम को हमने फाई एक्स टी नहीं, वो तो इस ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिखा है ना। हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले जब ये लेक्चर शुरू किया था तो हमने देखा था कि आप किसी भी चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं एक ग्रीन फंक्शन की मदद से, सारी चीजों को जमा करके, यानी जितनी भी डेंसिटी थी उस सारे वॉल्यूम में उसको इंटीग्रेट किया, तो उसको आपने ग्रीन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने कहा अगर वो सॉल्यूशन है, जी सॉल्यूशन है डेल पॉइसन इक्वेशन का, डेल्टा फंक्शन देता है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो ये चीज भी उसका सॉल्यूशन होगी। तो ये एग्जैक्टली सेम ही रहना चाहिए क्या चीज? सर फाई ऑफ एक्स प्राइम। हाँ, ये सेम रहता है ना, ये सेम रहता है, ये बिल्कुल वही चीज है जो फाई ऑफ एक्स, ये वही चीज है, ये बिल्कुल वही नहीं। फाई ऑफ एक्स टी को क्यों सेम रहना है, वही के पास स्कैटर कर गया। एक बात आप याद रखें, इसको इस तरह सोचें, एक ये कोई सोर्स था जो पोटेंशियल का सोर्स था, एक पार्टिकल था जो फ्री था, वो कहीं से आ रहा था किसी एक्स और टी से, चलता चलता आया, फ्री पार्टिकल था, कोई पोटेंशियल नहीं था उसके पास। उसने जब इसके साथ इंटरैक्ट किया, उसके फाई पे चेंज आ गई, फाई प्लस डेल्टा साइन, लेकिन फिर आगे जाके वापस फाई बन जाएगा। क्यों? इंटरेक्शन तो बहुत थोड़ी देर के लिए है, लेकिन मसला ये कि ये फाई और ये फाई सेम नहीं है। क्यों? इस फाई ने जब स्मॉल टाइम के लिए उसे, टाइम अगर बदलता है तो एनर्जी भी बदलती है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उसकी एनर्जी वो ही होगी जो पहले चेंज हो गई, क्योंकि उसने एक पल्स दी है, उसको कोई ना कोई चीज मिली है। वो चेंज हमने डेल साइन में स्टोर किया है ना। हाँ, हमने हर टाइम के ऊपर फाई के अंदर जो चेंज आती है वो डेल साइन, वो सेम नहीं है। शुरू के फाई वाले फाई एक्स में जो चेंज थी वो डेल्टा साई एक्स, फ्यूचर के फाई में जो चेंज होगी वो डेल्टा फाई जो है वो फाई अगर एक्स प्राइम टी प्राइम में बदल जाएगा तो चेंज वो वापस पहले वाली नहीं होगी, चेंज भी वही होगी जो उस टाइम उस स्पेस और टाइम।
सर इसका मतलब साई ऑफ एक्सटी जो है वो चेंज हो रहा है, फाई ऑफ एक्सटी वो चेंज नहीं हो रहा। नहीं फाई ऑफ एक्स टी भी चेंज हो रही है बता, जब वो इसको जगह बदल गई ना, ये बदल गई ना जगह, ये जगह बदल गई ना, अगर ये बदल गई तो ये और ये तो सेम नहीं होगा, जगह बदल गई। फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ फंक्शन की बात करके, अगर एक्स बदल गया तो फंक्शन बदल गया। सर फिर टी प्राइम की जगह टी आ जाए तो वो कैसे तो नहीं सर यहाँ पर मैं समझा नहीं। क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा ना, स्पेस में चेंज हो रहा है, तो टी प्राइम की जगह टी आ जाए वो मैटर नहीं वो मैटर नहीं करेगा। देखिए मुझे टी प्राइम रखना फ्यूचर में ही है, खैर सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ चलिए एक और काम करते हैं, मैं एक और सोर्स ऑन करता हूँ जो T2 के लिए था जरा, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन खत्म हो। आज ये लिख के आज खत्म करेंगे, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। अब मैं कहता हूं कि मैं नया डेल्टा साई निकालता हूं, लेकिन अब मैंने पोटेंशियल जो है ना ये T1 के लिए नहीं ऑन किया, बल्कि हर T1 के लिए T2 और डेल्टा T2 का। तो क्या जवाब आएगा, मैं आपके सामने लिखा रहने देता हूं, क्या मिटाऊं, जगह कहां पड़ गई है। रोटेशन का आपने छोटा कर लेना हैं? रोटेशन छोटी की जा सकती है यार वो फिर मजा नहीं आता था, हैं? सर एक्स टी टू एक्सेल लिख रहे थे। हाँ यानी तुम चाह रहे थे मैं 4 वेक्टर लिखा, कहता कि हेड इज 3, नहीं तो मैं क्या जो कहूं, जब मैं वेक्टर ही डालूंगा तो 4 वेक्टर और वेक्टर नहीं, सिंपली बस उसको दिखाना। नहीं मैं शुरू वाली शेड्यूल से बताऊं, शुरू में मैं क्या चुका था, जब मैं वेक्टर नहीं डालूंगा तो 4 वेक्टर होगा। चलो अभी लिख लो, ठीक है सही कह रहे हो, शॉर्ट एंड नोटेशन लिखी जा सकती है, लेकिन ये बताना जरूरी था ना कि अगर x बदला है, अब तो मैं बता साबित कर दिया ना कि अगर x बदला है तो t भी बदला है, यानी अगर x1 में लिखा होगा मैंने बगैर वेक्टर के तो x1 t1 होगा, और अगर x लिखा होगा तो x2 t2 होगा। चलो एक और काम करते हैं, लेट्स सी डेल्टा साई x प्राइम t प्राइम जो आप t2 के लिए मैं कहूंगा, कौन बताएगा क्या होगा, डेल्टा साई x प्राइम। अच्छा ग्रीन फंक्शन की इक्वेशन आपने खुद लिख लेंगे, दोनों तरफ से फाई को हटा के वो g की इक्वेशन आ जाने की, आपको साई एक तरफ साई है, एक तरफ एक्स है, एक तरफ आई है, तो फाई को साई से बदला जा सकता है नो इन द एब्सेंस ऑफ टाइम। तो g की जगह g 0 अच्छा चलिए कौन बताएगा इसकी जगह कैसे लिख सकते हो, हाथ खड़ा करके बताना है क्या होगा जवाब प्लीज, क्या होगा, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ x2 तक, अब x2 तक चलेंगे, हाँ x1 भी आएगा बिल्कुल ठीक, x1 से x2 तक है बिल्कुल। चलो अब बता दे चले चलो, अच्छा ये सारा रिपीट करके क्या रिपीट करो, g0 x प्राइम t प्राइम, शाबाश, और x1 t1 जवाब ठीक है, शाबाश, लेकिन t1 तो नहीं रखना यहाँ पर मुझे, अब तो मुझे t2 रखना है, 1 t रखना है ना, x2 t2। उसी टर्म के दौरान आपने दो एक दूसरा एक और बताया बिल्कुल। अब मैंने क्या किया भैया, x2 t2 और सर यहाँ पर क्या आ गया, यही आप मुझे क्या है, आप कहते हैं x1 t1 से तुम उस पोटेंशियल को ऑन करो, स्कैटरिंग को थोड़ी देर के लिए x2 t2 तक, लेकिन साथ में एक डेल्टा 2 t2 जरूर लगाओ जी। यू आर ऑलमोस्ट डन गाइस, आपने बड़ा कमाल किया लिखने में, यू आर ऑलमोस्ट डन। लंबी सी चीज लिखूंगा क्या, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, आप इसको पुट कर देना जो थोड़ी देर पहले लंबा होता है रिजल्ट लिखा, अब इसकी जगह वो डेल्टा साइन, क्या आ जाएगा इसका आंसर, d3 x2 डेल्टा t2 मैं इधर ही लिख लेता हूं, आप पहले मैं लिख लेता हूं, आप मुझे बताएं आप में से कितने लोग मेरे साथ डेल्टा की 2 वाला डेल साइड में x2 और t2 ओहो जी क्या कह रहे हैं, सॉरी साई लिख लेना चाहिए, साई लिख ले दो बेहतर, साई लिख ले दो बेहतर, क्योंकि साई के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, फाई डेल साई। मुझे लगता है कि आपने जिंदगी में इटरेशन भी पढ़ी नहीं, फिर वहाँ पे फाइव निकालो, मैंने नोटेशन फाइव से
नहीं, फाई तो मेरा कहीं और पड़ा है ना। फर्स्ट ऑर्डर पे साई के लिए फाई आता है, सेकंड ऑर्डर के लिए साई के लिए फाई नहीं आएगा। सेकंड ऑर्डर पे तो उसको साई मिला तो x1 t1 वाला। मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर पे जो साई था उसको फाई मिला था, सेकंड ऑर्डर पे अब उसके पास फाई नहीं था बल्कि साई था, या डेल साई जो भी आप लिख लें, कोई फर्क नहीं, फेशियल डिफरेंस है। अब आप इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे, मैं लिखता हूं, आप इसमें मुझे बताएं कितने लोग कह सकते हैं मैंने एक ठीक लिखा। पहले मुझे लिखने हैं G0 x प्राइम t प्राइम, मैं देख के लिखने और बोलने में बहुत बुरा हूं, x2 t2 via x2 t, ये मैंने थोड़ी देर पहले निकाला। इसकी जगह मैं लिख सकता था G0 x2 t2 into x and t। अभी देखिएगा सारा कुछ पूरा हो जाएगा, फिक्र ना करेगा, प्लस इंटीग्रल d3x1 डेल्टा t1 G0 बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, x2 t2, शायद आपको मैनिपुलेशन काम आनी थी शायद, x1 t1 x1 t1 G0 of x1 t1 x and t। अब इसको पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा, फिक्र ना करें। इंटू इस सारे बार वाहिद फाइंड आउट। अब देखिए क्या होगा, जरा इसको अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। जब इसको जरूरत दूंगा तो सारा कुछ मुझे पता चल जाएगा कि क्या लिखा होगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर। अब मैं साई ऑफ एक्स प्लस t प्राइम अगर लिखूं ना तो देखिए उसको मैं क्या लिख सकता हूं। ये हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, मैंने साई ऑफ x2 t2 की जगह वापस पुट किया है जो पिछला रिजल्ट था, याद है ना, वो फाई के साथ ही था ना। साई ऑफ x2 मैंने क्या किया था, x वाला, अब मैंने क्या किया, मैं x2 से पहले x1 पे आया और x1 से फिर मैं x प्राइम पे आया, यानी x से x2 पे आया। जितनी दरम्यान में किक्स देंगे ना, जितने टाइम स्टेप्स लगाएंगे उतने पोटेंशियल आए। कितने आए यहाँ, 1 2, जितनी किक्स लगाएंगे उतने पोटेंशियल आएंगे। जब डायग्रामेटिकली करूंगा तो बिल्कुल और एक चीज वो है जो फ्री पार्टिकल, हाँ अब मैं करता हूँ, हाँ अब मैं करता हूँ उसी को। मुझे डेल्टा साई एक्स प्राइम की टी प्राइम निकाला है ना, तो मैं लिख सकता हूँ साई एक्स प्राइम टी प्राइम इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम है, प्लस अब इनको जरा देते जाए अंदर, प्लस पहली टर्म क्या आ गई, इंटीग्रल d3x1 डेल्टा t1 G0 x प्राइम t प्राइम x and t via x1 t1 into factor x1। पहली टर्म मैंने लिखी है, क्या मैंने किया, पहले सिर्फ और सिर्फ वो लिख ली जो फर्स्ट ऑर्डर थी, पहले वो सारी टर्म्स लिख दी मैंने। अब इसको खोल लिया, कुछ नहीं किया, मुझे पहले लिख लेने, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने कैसे खोला इसको। प्लस इंटीग्रल d3x2 डेल्टा t2 g ऑफ x प्राइम t प्राइम x2 into x2 t2 plus d3 x1 delta t1 d3 x2 delta t2 g of x prime t prime into x1 x2 t2 into v of x2 t2 g0 x1
T1 x2 into x1 T1 into omega x1 T1 मैं ख्याल है आंसर 1 आना चाहिए 2 है 2 1 ठीक है ओके चलो कुछ ना कुछ कर लिया आपने। मैं अब आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने साई ऑफ एक्स प्राइम को लिखा फाई ऑफ एक्स प्राइम प्लस डेल्टा साई ऑफ एक्स प्राइम। ये सारा डेल्टा साई ऑफ एक्स प्राइम लिखा हुआ आपके पास और कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट किया है। सिर्फ एक काम किया है, वो ये काम किया है मैंने, जरा टर्म्स को देखें क्या लिखा, बस आखिरी चीज अभी खत्म कर रहा हूं। पहली चीज ये कह रही है कि आप x प्राइम से लेकर t प्राइम तक, आपको याद है इसको भी आप प्रोपेगेटर की फॉर्म में लिख सकते थे, याद है ना, आपने लिखा था d3x। पहली कह रही है कोई पोटेंशियल नहीं है, आप x प्राइम t प्राइम पे पहुंच सकते हैं x t से। यानी अगर इस टर्म को मैं प्लॉट करूं, अगर इस टर्म को मैं पहली टर्म करूं, इस टर्म को मैं दूसरी टर्म करूं, इस टर्म को मैं तीसरी टर्म कहूं और इस टर्म को मैं देखिएगा, ये सारा जो मैथमेटिक्स किया है ये पिक्चोरियल वे में कितना खूबसूरत है। इसलिए फाइनमैन ने पिक्चोरियल वे दिया था चीजों को देखने का। फर्क सिर्फ ये है कि T2 बड़ा है T1 से, T1 बड़ा है T से और T प्राइम बड़ा है सब से। तो मैं इसलिए इसको मैंने अंदाजा लगाया क्वांटम फील्ड थ्योरी करते हुए एनर्जी तो इसकी वजह से जाती है। हाँ, सारी इसी की वजह से जाती है। अच्छा पहली टर्म को करते हैं, मैं अगर प्लॉट करूं x और t को, इधर x है इधर t है, आप कहते हैं एक पार्टिकल x t पे पैदा हुआ है और फ्रीली प्रोपेगेट करके जाता रहा x प्राइम और t प्राइम, है ना। दूसरी वाली कॉइन को देखें जरा क्या है, अगर ये x और t होता, दूसरी में देखिए क्या है, ये कहते हैं आप x प्राइम t प्राइम पे पहुंचे हैं लेकिन दरमियान में कहीं x1 t1 से दिखे खाते है ना। वो कहते हैं आप x t पे आपने पार्टिकल पैदा किया, आप इसको लेके गए कहीं तक, यहां पर उसे स्कैटरिंग किक मिली, यहां पे उसको एक इस जगह पे, तो ये दरमियान में गया x1 t1 पे और इसके बाद पहुंचा वो x प्राइम t प्राइम पे। तो जितनी किक्स मिल रही है उतने पोटेंशियल आ रही है। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। अब आप कहते हैं x2 के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, अगर x1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर था तो डेल्टा साइन में जब 5 पुट करेंगे तो x2 के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर। तो तीसरी का प्लॉट यही है, सिर्फ x1 गोज टू x2। चौथी के लिए देखिए क्या होगा, ये सेकंड टर्म है, थर्ड में t1 गोज टू, थर्ड में t1 गोज टू t3 और x1 x2 ऐसी, वो मैंने बात कर। जरा फोर्थ टर्म को देखें क्या होता है, इधर x है इधर t है, तो क्या होगा, पहले आप पहुंचे x1 पे, x1 t1 पे, फिर आप पहुंचे x2 t2 पे और फिर आप पहुंचे x प्राइम t प्राइम। बस जैसे मर्जी बना सकता है, ये कौन सा कोई सीख लेंगे, मतलब ये एंड पे वन नहीं होना चाहिए, कुछ गलत लिखा मैंने, वो ये xt लिखना चाहिए था, वैसे तो याद xt लिख लेता बेहतर था, इस चीज से जान ली xt लिखना बेहतर। लेकिन इसको छोड़े, मुझे ग्रीन्स फंक्शन को देखिए, आपने क्या किया, वन जो पॉइंट पे है वो आप टू पे लेके जा रहे हैं ना, हाँ, टू वाला आप आगे लेके जा रहे हैं, तो उधर वन आएगा ना यहाँ पर, चलो ठीक, हाँ बिल्कुल सही, पिछले ही आता है यहाँ, सही है। हमने क्या किया, x1 से x2 पे गए, देखें पहले तो, बल्कि पहले क्या किया हमने, पहले हम x से गए थे x1 पर, फिर x1 से गए थे x2 पर, फिर x2 से गए x पर, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। अगली दफा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी वक्त की किल्लत है, अगली दफा मैं मजीद उसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, एक दफा आप भी पढ़ के आइएगा, अगर कोई डाउट हुआ तो मेरे